हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टोरी टू। सो आज हम उस हीरोइन की बात करेंगे जिसने इतना स्ट्रगल किया है कि उसके सामने अनन्या पांडे का स्ट्रगल कम पड़ जाएगा। एंड जब मैं इस एक्ट्रेस के बारे में रिसर्च कर रही थी तो मेरी अनन्या पांडे के लिए ह्यूज रिस्पेक्ट बढ़ गई। मतलब वो बंदी एक्चुअली जैसी है वैसी दिखाती तो है, बट एनीवेज पहले आप ये इंटरव्यू देखो जिसमें ये एक्ट्रेस अपने मूवी के प्रमोशंस के टाइम अपने लाइफ स्ट्रगल बताती है। Okay, how and today you're working as a lead actor in Munjia. I want to know how have you evolved as a person as an actor? आई थिंक बिकॉज मेरे फैमिली से कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं था कि फिल्में बनती कैसे हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब कैमरा कहाँ रखते होंगे या कैमरा की लेंसेज यूज होती होंगी या कैमरा खुद उठा के लोग क्लोजअप के लिए लाते होंगे। तो मुझे ये भी नहीं पता था, ये बेसिक चीज़ें नहीं तो पता थी। अल्फा मूवी ट्रेलर में लोगों ने खूब सपोर्ट किया कि कैसे आलिया ने अपने कनेक्शंस यूज करके शर्वरी की ट्रेलर में एक झलक भी नहीं आने दी। बट उस टॉपिक पे ऑलरेडी आपने काफ़ी वीडियोस देख लिए होंगे, मैं उस टॉपिक पे नहीं आऊँगी। पर आज इस मैडम की रियलिटी समझेंगे कि कैसे जब कोई इनके साथ ऐसा करे, मतलब अपने कॉन्टेक्ट्स यूज़ करके साइडलाइन करे, तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन अगर यही किसी और के साथ करें तो चलता है, एक कंपटीशन है। तो आज हम इस एक्ट्रेस की रियलिटी को समझेंगे और जो आउटसाइडर के नाम पर ये लोग हवा क्रिएट करते हैं और ऑडियंस को पागल बनाते हैं उसको अच्छे से एक्सपोज करेंगे। सो शुरू करते हैं। सुनने में आता है ना कि बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के सरवाइव करना नामुमकिन है। सब लोग बोलते हैं कि मैंने 6 साल स्ट्रगल किया है, ऑडिशंस दिए हैं, हर रोज रिजेक्ट हुई हूँ, ऐसा लगा जैसे कि कोई एग्जाम फेल कर रही हूँ। बॉलीवुड अभिनेत्री शर्वरी वाघ ने अपने करियर की शुरुआत में 6 साल तक लगातार संघर्ष किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। शर्वरी ने बताया कि हर दिन ऑडिशन देना और रिजेक्शन झेलना ऐसा था जैसे रोज एक परीक्षा में फेल होना। ऑडिशंस के टाइम पे वो बताते भी नहीं है कि कौन सी फिल्म के ऑडिशंस होते हैं, एटलीस्ट एट दैट स्टेज। तो उस मुझे बट डेफिनेटली याद है कि मैंने सुई धागा के लिए ऑडिशन किया था। मैंने सुल्तान के टाइम पे ऑडिशन किया था, इन एंड अराउंड सुल्तान के लिए आई थिंक सो सुल्तान के पार्ट में। बट इन एंड अराउंड तब मैंने किया था, क्योंकि एक्चुअली जब मैं मुझे एक्चुअली रैंडम कॉल आया था कि आप इंट्रोडक्शन के लिए आ जाइए। और उनका कास्टिंग ऑफिस जुहू में है और वहाँ पे मैं गई थी और हम सब लाइन में बैठे थे बाहर और एक एक करके सबको बुला रहे थे। तो आप पूछते हो कि यार क्या बोला, किसने क्या पूछा अंदर, क्योंकि आपको चाहिए कि आपको प्रिपेयर रहो आप तो किसी ने बोला हॉबीज पूछते हैं। फिर मैं सोच रही थी कि एक्साइटिंग हॉबीज क्या हो सकता है। मैंने कहीं तो सुना था यू इवन ऑडिशन पर। और फिर मैंने बताया कि आई कैन स्पीक दीज लैंग्वेजेस एंड ये मेरे हॉबीज है, माय प्रोफाइल्स आर। तो ये सब करने के बाद मेरी एक्चुअली वैसी जर्नी स्टार्ट हुई थी एट यशराज। उसके बाद मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए और मुझे पता भी नहीं कितने फिल्म्स के लिए या फिर नॉन फिल्म्स के लिए, आई डोंट इवन नो। बट इनफैक्ट हर 2-3 महीने पे मैं ऑडिशन देती थी एट यशराज एंड एवरीवेयर एल्स ऑल्सो। मेरी जर्नी इनफैक्ट वो दीज आर माई प्रोफाइल्स से ही स्टार्ट हुई थी। सुई धागा के लिए मैंने बिहाइंड द कैमरा भी हेल्प किया था इन ऑडिशनिंग। मुझे एक्चुअली शानू ने रिक्वेस्ट किया था कि बाकी सेकेंडरी कास्ट के ऑडिशंस लेने हैं, आई जस्ट वांट एक्टर्स जो बिहाइंड द कैमरा क्यूज दे सके। तो तब मैंने बुआ, मासा, मासी, चाचा जी, ये सारे ऑडिशंस लगाए टू वॉइस ये लाइन सुन के मॉड्यूलेटर। लगता है ना, वाह यार क्या सेल्फ मेड हीरोइन है। शर्वरी वाघ ने भी एग्जैक्ट यही बोला था जब उनके डेब्यू बंटी और बबली 2 आने वाला था। उन्होंने इंटरव्यूज़ में रोना रोया कि 2014 से ऑडिशंस दे रही हैं, कोई प्लान भी नहीं था, बस एक्टिंग ही करनी थी। लेकिन क्या सच में ये एक आम लड़की की कहानी है? इतना स्ट्रगल कर रही हैं और ऐसे चक्कर काट रही हैं, या फिर इस स्ट्रगल स्टोरी के पीछे एक ऐसा पावर नेटवर्क है जो नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते। आज हम बॉलीवुड के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जो आपको दिखाएंगे जिसे आप आउटसाइडर समझ रहे हो, उनके पीछे पूरा महाराष्ट्र की पावर और बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस का हाथ है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे स्कैम की जड़ पर, जो एक पुराने बॉलीवुड ब्लाइंड आइटम से खुलती है। इस ब्लाइंड आइटम में एक ऐसी एक्ट्रेस का जिक्र था जो अपनी हर प्रमोशन में अपने स्ट्रगल के झूठे किस्से सुना रही थी, जबकि सच्चाई ये थी कि वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकली कनेक्टेड और वेल टू डू फैमिली से आती है। इस एक्ट्रेस को बॉलीवुड में ब्रेक पाने के लिए कभी स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ा। इनके पॉलिटिकल कनेक्शन का इतना दबदबा है कि एक टॉप प्रोडक्शन हाउस इनके लिए बड़े बड़े फिल्म प्रोजेक्ट लाइन अप कर रहा था
और ट्विस्ट तो ये है कि ये एक्ट्रेस कोई और नहीं शर्वरी वाघ ही है। स्टार्टिंग में तो मैडम ने काफ़ी झूठ बोला था, बहुत छोटे बैकग्राउंड से आती हैं, इतना उनका कोई भी फैमिली में कोई भी इतना एक्सपोजर नहीं पाया है जितना उन्होंने पाया है, ये सब चीज़ें। बट धीरे धीरे करके जब लोगों को उनके बारे में पता चला तो वो खुलना शुरू हो गई कि अपना बैकग्राउंड के बारे में बताने लगी। स्पेशली कर्ली टेल्स के वीडियो में उन्होंने फर्स्ट टाइम ये एक्सेप्ट किया कि वो महाराष्ट्र के सीएम की नाती हैं। उनके फादर शैलेश वाघ एक बहुत बड़े रियल एस्टेट जायंट हैं जिनका पूरा बिजनेस करोड़ों का है। अब आप खुद सोचो, जिस लड़की के नाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हो और फादर शहर का सबसे बड़ा बिल्डर हो, तो क्या उसको फिल्म इंडस्ट्री का चक्कर काटना पड़ेगा? क्या उसके लिए वायरफ के दरवाजे खुलवाने के लिए किसी ऑडिशन की ज़रूरत थी? और यहीं पर एंट्री होती है शन्नू शर्मा की, जो यश राज फिल्म्स की सबसे बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर है। इंडस्ट्री में एक किस्सा बहुत मशहूर है कि शन्नू शर्मा कभी भी किसी को सिर्फ टैलेंट देखकर नहीं चुनती। उनका अपना एक अलग ही क्राइटेरिया होता है, स्पेशली जब बात एक्टर्स की हो या फिर अचानक से किसी को बड़ा ब्रेक देना हो। शन्नू शर्मा ने शर्वरी वाघ को उन हज़ारों जेन्युइन आउटसाइडर्स के ऊपर सेलेक्ट किया जो सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहते हैं। लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उन्होंने भूमि पेडनेकर को चुना था। अब भूमि को लोग आउटसाइडर समझते हैं, लेकिन वो भी सतीश पेडनेकर की बेटी है जो महाराष्ट्र के फॉर्मर होम एंड लेबर मिनिस्टर थे। आउटसाइडर का मतलब ये है कि उनका कोई भी रिलेशन वहाँ से नहीं था। शर्वरी को आउटसाइडर बोलना मेरे लिए थोड़ा सा डाइसी है, बिकॉज उनके काफ़ी रिलेशंस थे जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी बॉलीवुड में थे। आप ये पैटर्न देख रहे हो, वायरफ और उनके कास्टिंग डायरेक्टर को हमेशा वही आउटसाइडर्स पसंद आते हैं जिनके पीछे या तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, ऐसी पावर हो जो उनके काम आ सके। और इसके बाद ये स्टार किड्स और उनके कैंप्स चिल्लाते हैं कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बातें पुरानी फिल्मों तक लिमिटेड नहीं है। असली मजा तो तब आता है जब हम इंडस्ट्री के अचानक हुई रिप्लेसमेंट्स और फिल्म स्नेचिंग का पैटर्न को देखते हैं। एक बहुत ही बड़ा किस्सा सामने आया था जो कि फिल्म मुंजिया को लेकर था। मैडॉक फिल्म्स की इस हॉरर कॉमेडी मूवी के लिए पहले दिल बेचारा की एक्ट्रेस संजना सांगी को ऑफिशियली कंफर्म किया गया था। अगर आप उस टाइम एक्टिव थे सोशल मीडिया पे तो आपने नोटिस किया होगा कि इसके बारे में बहुत बात हो रही थी, क्योंकि उस टाइम सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हो गया था और संजना सांगी उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा चर्चा में थी और ये प्रोजेक्ट उनको मिलना उनके लिए बहुत ही बड़ी बात। संजना ने इस फिल्म के लिए बाकायदा एक्टिंग वर्कशॉप्स भी अटेंड करना शुरू कर दिया था। सब कुछ फाइनल था, आर्टिकल्स आ रहे थे, वो इंटरव्यूज भी दे रही थी, लेकिन अचानक से लास्ट मिनट पर बिना नोटिस के संजना सांगी को फिल्म से निकाल दिया जाता है और उनकी जगह रातों रात शर्वरी वाघ को एंट्री मिल जाती है। इस अचानक हुई रिप्लेसमेंट के पीछे जो वजह सामने आई है वो थी रानी मुखर्जी का शर्वरी की तरफ एक्सट्रीम फेवरेटिज्म और वायरफ मैडॉक का आपसी इंटरनल कनेक्शन। रानी मुखर्जी जो आदित्य चोपड़ा की वाइफ है और वायरफ की मालकिन है, उनका हाथ शर्वरी के सिर पर इस कदर था कि उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट का रुख ही मोड़ दिया था। इस पावर प्ले को छुपाने के लिए इंटरनेट से वो सारे आर्टिकल्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स डिलीट करवा दिए गए थे जिसमें संजना सांगी का नाम मुंजिया से जुड़ा हुआ था। संजना के साथ जो हुआ वो गलत, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें लेकर मजाक उड़ाया कि शायद संजना अमेरिका में थी और नेटवर्क इशू की वजह से उनका फ़ोन नहीं लगा होगा, इसीलिए उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन इंडस्ट्री का सच ये कि अगर आपके पीछे आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी खड़े हैं तो आप कोई भी चीज़ छीन कर अपनी झोली में डाल सकते हो। शर्वरी के अचानक से इतना ही राइज होने के पीछे आदित्य चोपड़ा का पर्सनल इंटरेस्ट है और बैटिंग सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। आदित्य चोपड़ा ने उन पर बहुत ही बड़ा दाव भी खेला था। उन्होंने सीधे वायरफ की मेन सेकंड फीमेल लीड स्पाई यूनिवर्स में आलिया भट्ट के साथ पैरेलल लीड दे दी। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसका रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस पर अभी इतना कुछ खास नहीं रहा, उनको इतनी बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी में आलिया भट्ट के बराबर खड़ा कर देना कोई छोटी बात नहीं है। आलिया भट्ट को लोग कितना ही ट्रोल करें, बट आलिया भट्ट एक्टिंग स्किल्स में अच्छी हैं। मैं उनको सपोर्ट नहीं करती, वो जिस तरीके से आउटसाइडर को नेपोटिज्म प्रमोट करती है वो कि बहुत ही गलत है, बट उनकी एक्टिंग स्किल्स देखी जाए, अगर वो गंगूबाई में हो और अगर वो उड़ता पंजाब में हो तो वो डिजर्व करती हैं उस पोजीशन में आना। बट गॉसिप कॉरिडोर्स में तो ये भी चर्चा होती है कि आदित्य चोपड़ा उन्हें पर्सनली बैक कर रहे हैं और मैडॉक के दिनेश विजयन ने भी उनके तरफ एक स्पेशल लाइकिंग डेवलप कर ली है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वायरफ इतना क्यों ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट, ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस को जब एक टाइम के बाद बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप होती जाती है या फिर उनका डाउनफॉल धीरे धीरे आने लग जाता है तो उन्हें फंडिंग की ज़रूरत होती है।
और आप समझ ही जाओ कि फंडिंग का नाम मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जैसे रणवीर सिंह के टाइम पे भी ऐसा अजम्पशन आई थी और बाद में रियलिटी भी निकली थी कि रणवीर सिंह के फादर ने काफ़ी सारा पैसा लगाया था रणवीर सिंह के लिए। सेम यहाँ पे शर्वरी के साथ भी हो रहा है, बट ये सब चीज़ें पीठ पीछे होती है, सामने आके कोई भी बोलता नहीं है। सो जब मैडॉक के दिनेश विजन ने भी उनकी तरफ और स्पेशल लाइकिंग डेवलप कर ली थी, जिसका फ़ायदा उन्हें लगातार सिनेमैटिक यूनिवर्स में मिल रहा था। जब फिल्म मुंजिया हिट हुई तो पूरा क्रेडिट शर्वरी को गया, जबकि फिल्म का असली हीरो अभय वर्मा था। अभय वर्मा जो एक जेन्युइन और टैलेंटेड एक्टर है, उनके करियर को इस हिट से उतना फायदा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उन्हें किंग फिल्म मिली तो सही, जिसमें SRK सुहाना और शनाया कपूर बताया जाता है, लेकिन सबको पता है कि उस फिल्म में उनका रोल सिर्फ कुछ मिनट्स का ही होगा, क्योंकि पूरा फोकस तो किंग खान और उनके बेटियों पर होगा। प्रोड्यूसर्स ऐसे यंग टैलेंट को साइड किक बनाकर छोड़ देते हैं और सारी लाइमलाइट इन हाईली कनेक्टेड लोगों को दे दी जाती है। सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, शर्वरी की पर्सनल लाइफ, उनके रिलेशनशिप स्टेटस के पीछे भी बहुत बड़े PR स्टंट्स और कोल्ड ब्लोडेड मूव्स छुपे हुए हैं। एक टाइम पर उनका रिलेशनशिप सनी कौशल यानी विक्की कौशल के भाई के साथ बहुत सॉलिड चल रहा था। दोनों हमेशा साथ में दिखते थे, पर अचानक उनका ब्रेकअप की खबर आने लग जाती है। नेटिजन्स के बीच में चर्चा बहुत गर्म थी कि शर्वरी ने सनी कौशल का रिश्ता इसलिए तोड़ा था क्योंकि सनी उन्हें कोई फ्यूचर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। यही रही बात जो काफ़ी पेपर्स में और काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स में छपी थी। लेकिन कहानी का एक और डार्क साइड है। कहा जाता है कि शर्वरी की फैमिली का जो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक वो सनी कौशल को वैसे भी अपने स्टैंडर्ड्स का नहीं समझते थे और ना ही उनसे शादी करती। ये रिलेशनशिप एक स्टेपिंग स्टोन था। एक बार शर्वरी अच्छी सी बॉलीवुड में आ जाती तो उन्होंने सनी को साइलेंट करना ही करना था। एक किस्सा तो ये भी है कि जब शर्वरी अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठी थी और एक बड़े ब्रांड का इंडोर्स कर रही थी, तब सनी ने उनके PR टीम को लेकर एक बड़ा ही सरकास्टिक कमेंट कर दिया था, जिससे शर्वरी को ये बात इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी इंस्टाग्राम स्टेटस के डाले हुए और फोटोज़ डिलीट कर दिए थे। चुपचाप सनी से हमेशा के लिए दूरी बना ली थी। उन्हें पता था कि उनका करियर ग्राफ अब ऊपर जा रहा है और सनी कौशल जैसे एक्टर के साथ जुड़े रहना उनके टॉप एक्ट्रेस वाले इमेज को सूट नहीं करेगा। और इनका ये लव लाइफ शफल यही नहीं रुकता। हाल ही में एक और अनवेरिफाइड पर बहुत स्ट्रॉन्ग गॉसिप सामने आई थी, जिसमें सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। कहा जा रहा है कि द आर्चीज के मशहूर कपल वेदांग और खुशी कपूर के बीच जो अचानक दूरियां आई है, उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि शर्वरी है। कहा जा रहा है कि इम्तियाज़ अली की एक अपकमिंग फिल्म के शूटिंग के दौरान वेदांग रेना और शर्वरी के बीच अचानक दोस्ती से बढ़कर कुछ शुरू हो गया था। उस वक्त वेदांग ऑफिशियली खुशी कपूर, जिसमें इंडस्ट्री में लोग उन्हें मजाक मजाक में छोटू जैनर भी कहते हैं, उनको डेट कर रहे थे। लेकिन जब खुशी को पता चला कि वेदांग और शर्वरी के बीच चैट्स चल रही है और बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, एंड इवन ये भी सुनने में आता है कि वो वैनिटी में हुकअप्स कर रहे हैं, उनका ब्रेकअप हो गया था। मज़ेदार बात यह है कि इस पूरे मैस का असली मास्टरमाइंड और कोई नहीं, करण जौहर है। पहले इस इम्तियाज़ अली की फिल्म में वेदांग के साथ अनन्या पांडे काम करने वाली थी और शर्वरी को कार्तिक आर्यन की अभी रिसेंट जो फिल्म आई थी तू मेरा मैं तेरी वाला, उसमें डाल दिया था। और करण जौहर ने अचानक बीच में आकर चीज़ें स्विच कर दी थी। उन्होंने अनन्या को तू मेरी मैं तेरा में डाल दिया था और शर्वरी को इम्तियाज़ अली की फिल्म दे दी थी, जहाँ पे उनकी मुलाकात वेदांग रैना से हुई थी। टेक्निकली ये सारे नए कलेश के पीछे मिस्टर जौहर का ही हाथ था, जिन्होंने शर्वरी के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। यही था सारा सिनेरियो और मेरा तो इस पूरे सिनेरियो पर बड़ा क्लियर ओपिनियन है। बॉलीवुड में जो आउटसाइडर स्ट्रगल होता है और ऑडिशंस रिजेक्शन का रोना होता है ना, ये 90% सिर्फ एक बड़ा PR स्टंट होता है ताकि ऑडियंस इन एक्टर से इमोशनली कनेक्ट कर सके। शर्वरी वाघ टैलेंटेड है, उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी अच्छा है, लेकिन कोई भी शक नहीं है, लेकिन उन्हें स्ट्रगलिंग आउटसाइडर के रूप में बेचना पब्लिक के साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा है। जब आपके नाना चीफ मिनिस्टर हो, आप बिल्डर की बेटी हो, रानी मुखर्जी से लेकर आदित्य चोपड़ा और करण जौहर तक आपके लिए फिल्म्स की हेरा फेरी कर रहे हो, तो आपका स्ट्रगल एक आम एक्टर का स्ट्रगल के सामने जीरो होता है। संजना सांघी का रातों रात रिप्लेस करना और अभय वर्मा जैसे आउटसाइडर्स की लाइमलाइट छीनकर खुद को स्पॉटलाइट में रखना, ये साफ दिखाता है कि इंडस्ट्री में आज भी नेपोटिज्म और पावर प्ले किस तरह चल रहा है। ये एक्टर्स बस इतना ध्यान रखते हैं कि उनका PR क्लीन रहे, रिश्ते क्वाइटली खत्म हो जाए और उनका कॉर्पोरेट इमेज कभी खराब ही ना हो। पब्लिक को अब इस फेक स्ट्रगल वाली कहानियों से आगे बढ़कर सिर्फ उनके रोने के पीछे करोड़ों का एम्पायर और हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है, कि आपको सच में लगता है कि शर्वरी वाघ जो दिखाती हैं वो वही हैं,
और आपको अल्फा का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।